तो बताते हैं आपको क्या है अमेरिका में ट्रंप की चुनावी जीत के मायने। अगर इसे कुछ लोग राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी राजनीति के उभार के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये वोक कल्चर के खिलाफ एक सामाजिक पुशबैक है, यानी तथाकथित लेफ्ट लिबरल लॉबी वाली सोच को अब वोटर्स नकार रहे हैं। साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में मुद्दे, प्रचार का अंदाज और डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस का मिजाज, इन सब को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगेगा मानो भारत के ही चुनाव का पूरा माहौल अमेरिका में शिफ्ट हो गया हो। अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप का नारा था अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हूबहू वैसा ही है जैसे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का नारा था इंडिया फर्स्ट, विकसित भारत। इस नारे के जवाब में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपना पूरा चुनाव प्रचार इस बात पर केंद्रित कर दिया कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका में संविधान और लोकतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कुछ सुना सुना सा लगता है ना, क्योंकि भारत में भी कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था, संविधान खतरे में है। अगर मोदी राज आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। भारत में बीजेपी का भी बड़ा चुनावी मुद्दा घुसपैठ रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और अब झारखंड के चुनाव में भी बार बार इस मुद्दे की बात की जा रही है कि कैसे घुसपैठिए भारत के अंदर घुसकर भारतीयों के हक पर, उनके जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसको लेकर के सियासी पारा गर्म है। चुनाव प्रचार एक जैसा, मुद्दे एक जैसे और चुनावी आरोप प्रत्यारोप भी एक ही जैसे। चुनाव का नतीजा भी एक जैसा ही रहा। भारत में तथाकथित लिबरल उदारवादी राजनीति करने वाले विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद की लहर रोक नहीं पाए। अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका की राजनीति में स्विंग वोटर्स यानी कि जो वोटर किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े थे, उनको अपने पाले में करने के लिए कमला हैरिस ने पूरे हॉलीवुड को अपने समर्थन में उतार दिया। बियॉन्से नोल्स, जेनिफर लोपेज, कार्डी बी, हैरिसन फोर्ड, स्कारलेट जॉनसन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डिनीरो, सब कमला हैरिस के साथ थे। लेकिन अमेरिका के आम लोगों का समर्थन था ट्रंप के साथ। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा कमला हैरिस के स्टार पावर पर भारी पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को जिन मुद्दों पर अमेरिका के लोगों ने भर भर कर वोट दिए, वो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे। ट्रंप ने अमेरिका में महंगाई और आर्थिक बदहाली को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने टैक्स की दरों में कटौती का वादा किया। यही उनका चुनावी ट्रंप कार्ड था जो अमेरिका के आम लोगों के दिमाग में बैठ गया। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक 67% लोगों ने ट्रंप के इस आरोप का समर्थन किया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बदहाल है, जबकि सिर्फ 32% लोग ही कमला हैरिस के दावे से सहमत थे कि आर्थिक हालत अच्छी है। ट्रंप पर व्हाइट सुप्रीमेसी और ईसाई कट्टरपंथियों को उकसाने का आरोप 2016 से ही लगता रहा है। इस बार भी कमला हैरिस के समर्थकों ने ट्रंप को उनकी कट्टरता पर घेरने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप का जनाधार फिर भी कायम रहा। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक ट्रंप को 62% प्रोटेस्टेंट ईसाइयों और 56% कैथोलिक ईसाइयों ने वोट दिए। अमेरिका की आबादी में इन दोनों समुदायों की हिस्सेदारी 64% है। अमेरिका के 71% व्हाइट यानी कि गोरे रंग के लोगों में से 53% का समर्थन ट्रंप के साथ था, जबकि कमला हैरिस को सिर्फ 43% व्हाइट लोगों ने वोट किया। अमेरिका के कस्बाई यानी कि सबर्बन और ग्रामीण इलाकों में ट्रंप को जबरदस्त समर्थन मिला। सबर्बन में 50% और रूरल अमेरिका में 63% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। अमेरिका की 70% आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है। तो अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे शहर और गांव के लोग हैं वो ट्रंप को वोट डाल रहे हैं, जबकि जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, LA, कैलिफोर्निया जैसे कि मुंबई, दिल्ली है, उन्हीं लोगों का वोट कमला हैरिस की पॉलिटिक्स को मिला। अमेरिका में ईसाई और व्हाइट सुप्रीमेसी की राजनीति ट्रंप ने खुलकर की, जो उनका कोर वोटर है। कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के अरब मुस्लिम वोटर भी इस बार नाराज हो गए। इसको भी ट्रंप ने अच्छे से भुनाया। अमेरिकी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने मंच पर बुलाया।
बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे हमलों का मामला भी उनकी ही बदौलत अमेरिका के चुनावी चर्चा में आया। यानी कि मिशिगन जैसे इलाकों में उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को जाकर के लुभाने की कोशिश की और जो हिंदू वोटर्स कई स्विंग स्टेट्स में थे उनको उन्होंने अपने पाले में लाया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा के। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं आई लव हिंदूज और इस बार कह रहे हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सबका साथ सबका विकास है? वैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 4 तस्वीरें पोस्ट की और साथ में लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको ऐतिहासिक चुनावी विजय पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, आपसी सहयोग को नया आयाम देने के लिए उत्सुक हूं। और आगे की लाइन पर ध्यान दीजिए, उन्होंने किन मुद्दों को अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा, आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हम काम करें। शांति, स्थिरता और समृद्धि। पीएम मोदी की इस बधाई को आगे बढ़ाते हुए इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद राम माधव ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का बड़ा दिलचस्प विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, इस चुनाव में ट्रंप की जीत 2016 की उनकी जीत से भी बड़ी है। उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं हासिल किया, बल्कि पॉपुलर वोट में भी उनको बहुमत मिला है। ये साफ संकेत है कि अमेरिका के लोगों ने एनजीओइज्म, वोकिज्म और मल्टीनेशनलिज्म के खिलाफ वोट दिया है। राम माधव ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को एनजीओवाद या फिर तथाकथित लेफ्ट लिबरल सोच की हार क्यों बताया, इसका मतलब भी समझ लीजिए। राजनीति में एनजीओवाद का मतलब है उदारवाद की दुहाई देने वाली राजनीति। राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा से इसका सीधा टकराव भारत में भी देखा गया है और पूरी दुनिया में भी अभी ये चलन ही है, भले से ही वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सबसे बड़ा संदेश भी ये है कि राष्ट्रवाद की राजनीति की लहर भारत और यूरोप से होते हुए अब अमेरिका तक पहुंच गई है। जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी भारत में लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचे, जिसे पूरी दुनिया में भारतीय राष्ट्रवाद की जीत माना गया। जून 2024 में ही फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए, जहां पहले दौर में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी नेशनल रैली को सबसे ज्यादा वोट मिले। 29 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रिया के संसदीय चुनावों में फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके ऑस्ट्रेलिया में नाजी राष्ट्रवाद का समर्थक कुछ लोग मानते हैं। ऑस्ट्रिया में नाजी राष्ट्रवाद का उन्हें समर्थक कुछ लोग उसे कहते हैं। इस साल जून में यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जर्मनी की ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर रही। जर्मनी में साल 2025 में चुनाव होने हैं और वहां ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की लोकप्रियता राष्ट्रवाद के राजनीति के उभार का संकेत मानी जा रही है। यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की लहर का सिलसिला 2022 में ही शुरू हो गया था और ये शुरू हुआ था इटली से, जब ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जॉर्जिया मेलोनी सत्ता में आई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से किया, यानी कि अमेरिकी वोटरों से किया वादा करने का दबाव रहेगा। अमेरिकी वोटरों का वही दबाव दुनिया में बहुत कुछ बदल देगा, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर। कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने जीत के बाद अपने पहले भाषण में दे दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो पर निशाना साधते रहे हैं। माफ कीजिए, वो यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़कर चुनाव जीते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कमी आ सकती है। नेटो को यह डर पहले से ही है कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका से नेटो को मिलने वाले बजट में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में अमेरिका के गैर जरूरी खर्चों में कटौती का ऐलान भी
किया था। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए चीन के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर पहुंची। पहले कार्यकाल में ट्रंप का आरोप था कि चीन का माल अमेरिका आता है तो अमेरिका की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम वसूलती है, जबकि जो माल अमेरिका से चीन जाता है उस पर चीन बहुत भारी भरकम टैक्स लगा देता है। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसे टैरिफ वॉर कहा गया। चीन की नकेल कसने के लिए साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल की। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी क्वाड को एक्टिव कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से क्वाड की सक्रियता बढ़ना भारत की कूटनीति और रणनीति के लिहाज से बेहतर है, लेकिन ट्रंप की आर्थिक नीतियां भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा जरूर करेंगी। एक बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रंप भारत पर भी इंपोर्ट ड्यूटी की तलवार चला सकते हैं। ट्रंप इस बात का जिक्र अपने चुनाव प्रचार में भी कर चुके हैं कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी में अमेरिका से बड़ी वसूली कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों के बारे में ट्रंप क्या सोचते हैं, ये आप उन्हीं की जबानी सुनिए। ट्रंप ने यह बयान 10 अक्टूबर को डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की राजनीति के लहर के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि यह सोच अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कई लोग हैं जिनको इसका ब्लोबैक सहना पड़ेगा, पर अगर इसका एक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल साफ है कि आप अपने देश के हित को पहले रखें। वो अमेरिका के लिए होगा अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और भारत के लिए है इंडिया फर्स्ट। इसका एक पहलू यह भी है कि इसी दौर में ब्राजील के दक्षिणपंथी जैर बोल्सोनारो की सत्ता भी चली गई। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आई। तो आप यह भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड और फिर यूक्रेन युद्ध के बाद सत्ता विरोधी लहर चल रही है। शायद ये इसका भी नतीजा हो सकता है। और परवा देश की के अब दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद क्या एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण होगा। यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ट्रंप के चुनाव जीतने के फौरन बाद इजराइल की राजनीति और सरकार में बहुत कुछ बदल गया। एक साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग को निर्णायक मोड़ पर लाने की कोशिश में लगे रक्षा मंत्री को नेतन्याहू ने अचानक ही कल बर्खास्त कर दिया और ट्रंप की जीत को इजराइल अमेरिका के नए संबंधों की शुरुआत करार दिया है। लेकिन इस नई शुरुआत का मतलब और मकसद आखिर क्या है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक ग्रेटर इजराइल के निर्माण को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? ये चुनाव सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का था। पूरी दुनिया नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, क्योंकि ये नतीजे सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने वाले हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार चुनाव जीतकर अमेरिका में 132 साल बाद इतिहास रचा, ग्लोबल उथल पुथल शुरू हो गई। इधर अमेरिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जगह ट्रंप को सत्ता सौंपी, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बाइडेन के करीबी दोस्त बन गए, अपने ही रक्षा मंत्री से कुर्सी छीन ली। बीच युद्ध में नेतन्याहू ने अपना सेनापति बदल दिया। ये घटना सामान्य नहीं, वो भी तब जब इजराइल अब एक नहीं बल्कि चारों तरफ से होने वाले हमलों में घिर गया है। क्या इजराइल के रक्षा मंत्री को हटाकर नेतन्याहू ने जो बाइडेन से किनारा कर लिया है, या फिर कोई दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कोई सीक्रेट मिशन सौंप दिया है? आपको इस सीक्रेट मिशन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ऐतिहासिक चुनाव जीतने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा खुश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को इतिहास की सबसे बड़ी जीत और वापसी बताया है। नेतन्याहू और उनकी पत्नी मेलानिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई हो। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी एक नया आरंभ है। आपकी जीत इजराइल और अमेरिका के बीच महान साझेदारी को और मजबूत करने का वादा है। ये हमारी बड़ी जीत है।
सवाल यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की जीत को एक नई शुरुआत और इजराइल अमेरिका की बड़ी जीत क्यों बता रहे हैं? इसकी ठोस वजह है, अमेरिका में ट्रंप के आने से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो सकता है। ट्रंप के जीतते ही नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए पहला बड़ा कदम उठा लिया है। ग्रेटर इजराइल के रास्ते में रोड़ा बने हुए अपने ही रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को हटाकर दुनिया को चौंका दिया है। योआव गैलेंट 13 महीनों से इजराइल के मल्टी फ्रंट वॉर का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब गाजा में हमास का खात्मा होने के बाद और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को तबाह करने के बाद योआव गैलेंट संघर्ष विराम चाहते थे। जो बाइडेन की सरकार लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रही थी, लेकिन अगर इस वक्त युद्ध विराम हुआ तो ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक साल से ज्यादा वक्त से जारी युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 90% आबादी विस्थापित हो गई है और हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। इजरायली सेना अब लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान में हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप की जीत ने नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने और ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका दे दिया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजराइल के पास बीते 50 सालों में यह पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की तस्वीर ही बदल सके और ग्रेटर इजराइल बना दिया जाए। दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अभी इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है, मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का इलाका भी शामिल होगा। यहूदी लोग जिस ग्रेटर इजराइल का जिक्र करते हैं वो मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति में भी शामिल है। ग्रेटर इजराइल बनाकर अमेरिका मध्य पूर्व में रणनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का सीधा सा मतलब है फिलिस्तीन का इजराइल में समावेश। इसके अलावा लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के अलावा इराक, सऊदी अरब और तुर्की का भी कुछ क्षेत्र इस काल्पनिक यहूदी राष्ट्र के नक्शे में शामिल है। ग्रेटर इजराइल में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का ही इंटरेस्ट है, क्योंकि फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा और अरब देशों में फूट डालकर इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा ग्रेटर इजराइल बनने से इस इलाके में आयात निर्यात के तमाम स्ट्रेटेजिक रूट्स पर अमेरिका का दबदबा हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली टैंकों के सामने खड़े होकर इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार की मौत की खबर दी, उस वक्त तक वो इजराइल के बड़े हीरो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सीधे उनसे बात करते थे। एक तरह से गैलेंट नेतन्याहू से नहीं बल्कि लॉयड ऑस्टिन और जो बाइडेन से ऑर्डर ले रहे थे। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही इजराइल में पासा पलट गया। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सलामी दी और इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। तेल अवीव से यरूशलेम तक इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। योव गैलेंट को बर्खास्त करने को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस प्रदर्शन का नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ा। नेतन्याहू ने योव गैलेंट के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों को अवैध घोषित कर दिया। बीच युद्ध में नेतन्याहू ने अपने विरोध को पूरी ताकत से दबा देने का निर्णय अचानक नहीं लिया। नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि ट्रंप का हाथ उनके साथ है और अब चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन वो अपना लक्ष्य पूरा किए बिना नहीं रुकने वाले। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू और ट्रंप का लक्ष्य इजराइल को महाशक्ति का नया केंद्र बनाना है, जो ग्रेटर इजराइल जैसा हो सकता है। हमेशा से इजराइल का बहुत साथ दिया है और इजराइल को एक किस्म से एक ऐसी मान्यता दी है या एक ऐसा सपोर्ट दिया है कि इजराइल अपने क्षेत्र में जिस तरीके का वर्चस्व कायम करना चाहता है, उसमें ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा समर्थन पहले भी था और अब दोबारा आने से भी वो होगा। ईरान जैसे इजराइल के दुश्मन गुस्से में है
तो दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, हमास और हिजबुल्लाह का दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं, बल्कि फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाना है। यानी अरब के कई देशों को इजराइल में शामिल करना, इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। युद्ध की शुरुआत के बाद से नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट उनके रास्ते की रुकावट बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को कई मौकों पर एक्टिवेट कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भी नेतन्याहू ने द न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था। इस नक्शे से भी फिलिस्तीन का नाम गायब था। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन इजराइल में शामिल दिखाया गया। माना जाता है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में प्रॉक्सी स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए कुछ अरब देशों को कई हिस्सों में बांटने की मंशा भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू की इस मंशा में ट्रंप कैसे शामिल है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन देखिए अपने पहले कार्यकाल में कैसे उन्होंने इजराइल के नक्शे को ग्रेटर इजराइल तक बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल चाहते हैं। विश्व कूटनीति को समझने वाले ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का नक्शा बढ़ाने वाले कई ठोस कदम उठाए थे। अरब देशों के भारी विरोध के बावजूद 6 दिसंबर 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी थी। खुद ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। यह मामला यूएन तक गया था, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो लगाकर विरोध को खामोश कर दिया। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते वक्त ट्रंप ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की चेतावनी को सिरे से अनदेखा कर दिया था। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में यरूशलेम को राजधानी की मान्यता देकर इजराइल के ग्रेटर इजराइल के सपने को पहली उड़ान दी थी। लेकिन ट्रंप ने इजराइल को और मजबूत करने के लिए पिछले कार्यकाल में एक और बड़ा कदम उठाया। 13 अगस्त 2020 को ट्रंप ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच शांति समझौता करवाया। इस समझौते को अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। सबसे खास बात यह थी कि अब्राहम अकॉर्ड में कहीं भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का जिक्र नहीं था। इसी तरह गोलन हाइट्स की पहाड़ियों को लेकर कई दशकों से सीरिया और इजराइल के बीच विवाद था। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में गोलन हाइट्स को भी इजराइल के क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप का एक स्ट्रैटेजिक मूव था मिडिल ईस्ट की तरफ, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज को अपने साथ किया था और इजराइल के फेवर में किया था। एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मान सकते हैं आप कि हम उनको यूएस की एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी देंगे और इस अकॉर्ड के तहत वो इजराइल को अपना समर्थन देंगे। अगर समर्थन नहीं देंगे तो एटलीस्ट वो इजराइल की जो पैलेस्टीन के प्रति अप्रोच है उसको अपोज नहीं करेंगे। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में फिलिस्तीनियों के विरोध की कभी परवाह नहीं की और इजराइल का नक्शा बढ़ाने वाले कई बड़े फैसले लिए। इसलिए नेतन्याहू ट्रंप की जीत को इजराइल अमेरिका के संबंधों की नई शुरुआत बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका में ट्रंप की सत्ता वापस आने से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिनों ब्रैम्पटन में रविवार को एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन ताज्जुब है कि रूल ऑफ लॉ का ढिंढोरा पीटने वाले जस्टिन ट्रूडो हिंदुओं पर लगातार हमले रोकने में नाकामयाब रहे हैं। आज के दिन भी खालिस्तानी समर्थक कनाडा की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। हिंदुओं को लगातार वो थ्रेटन कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। पर इन्हीं खालिस्तानियों के प्रेम में जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी हो गए हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि कनाडा जैसे शांतिप्रिय देश में खालिस्तानियों ने समाज में नफरत का जहर घोल दिया है। अभी मंगलवार रात की ही बात है, ब्रैम्पटन में खालिस्तानी हमले का विरोध कर रहे हिंदू, सिख, जैन और यहूदी लोगों पर एक बार फिर से हमला किया गया।
5 नवंबर, ब्रैम्पटन, कनाडा। यह है कनाडा के ब्रैम्पटन का हिंदू सभा मंदिर। यहाँ सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ये रविवार को मंदिर में मौजूद हिंदुओं पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले का विरोध कर रहे थे। तमाम प्रदर्शनकारियों के निशाने पर थी ट्रूडो सरकार। ये साफ साफ आरोप लगा रहे थे कि खालिस्तानी हमलावरों के पीछे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ है। इन हिंदू प्रदर्शनकारियों की बातें बेमानी भी नहीं है। सबसे ताजा वीडियो सबूत देखिए। ये तस्वीरें मंगलवार रात की है। देखिए मिस्टर जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों को। देखिए इनके हाथों में तलवार है, हाथों में लोहे की रॉड है। ये ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के पास बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इन खालिस्तानियों को किसी का डर नहीं है, न पुलिस का, न किसी कानून का। अब इस भीड़ को तसल्ली से देखिए, ये कैसे हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के लिए दौड़ लगाती है। पूरा का पूरा झुंड हिंदू सभा मंदिर की तरफ टूट पड़ता है। खबर है कि ये खालिस्तानी चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं की कारों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमेशा की तरह ट्रूडो हुकूमत ने इन खालिस्तानी उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो अभी आपने तस्वीरें देखी वो चीख चीख कर बता रही हैं कि खालिस्तानियों उपद्रवियों को पूरी तरह जस्टिन ट्रूडो की शय है। यही कारण है कि चुनावों से कुछ महीने पहले जस्टिन ट्रूडो को सड़क से कनाडा के संसद तक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब थोड़ा तफसील से कनाडा के अंदरूनी हालात आपको बताते हैं। ये तस्वीरें फिर से देखिए, वही तस्वीरें हैं ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर की। मंगलवार को करीब 6000 प्रदर्शनकारी इस मंदिर के बाहर इकट्ठा थे। इस भीड़ में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, इसमें सिख समुदाय भी शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम, जैन और यहूदी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमले का विरोध कर रहे हैं। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन में कनाडा का नेशनल एंथम भी बजा और भजन भी। दूसरे धर्मों की प्रार्थना का भी पाठ हुआ, लेकिन ये एकजुटता नफरती खालिस्तानी को पसंद नहीं आई। उन्होंने रविवार की तरह फिर से हमला करने की कोशिश की। 3 नवंबर, ब्रैम्पटन। ये तस्वीरें रविवार को सोशल मीडिया पर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर से आई थीं। हाथों में खालिस्तानी झंडे और लाठी डंडे लेकर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं को पीटना शुरू कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब ब्रैम्पटन सिटी में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारतीय उच्चायोग ने कैंप लगाया था। कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था, जिसमें कई जरूरी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। ये हमला जिस वक्त किया गया वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, यानी पुलिसकर्मियों के सामने हिंदुओं को पीटा जा रहा था। खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे। वहां मौजूद लोग पुलिस से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी खालिस्तानी समर्थकों को रोकने के बजाय विरोध करने वाले हिंदुओं पर सख्त तेवर दिखाने लग जाती है। हिंदुओं पर यह हमला जहां हुआ वो ना तो पाकिस्तान था और ना ही बांग्लादेश, ये कनाडा है। यहाँ खालिस्तानी कट्टरपंथी लगातार हावी हो रहे हैं। खुद कनाडा पुलिस हिंदुओं की पिटाई में शामिल थी और उनके निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने खालिस्तानी समर्थक बेकाबू थे। पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी या रोकना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब हिंदुओं की तरफ से आवाज उठाई गई तो पुलिस कर्मियों ने हिंदुओं को ही पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध की आवाज उठाने वाले एक नाबालिग हिंदू लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने सिखों के वोट बैंक के लिए खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट दे दी है।
इसी वजह से कनाडा में हिंदू हाशिए पर आ गए हैं। कनाडा में लगातार नफरती माहौल में इजाफा हो रहा है। ट्रूडो एक मुंह कुछ कहते हैं और दूसरे मुंह कुछ और। ब्रैम्पटन हमले के बाद ट्रूडो ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश कनाडा में रहने वाले हर संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोगों को इस बात की गारंटी देता है कि कनाडा में सभी लोगों को अपनी आस्था के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ बेहद अहम सवालों का जवाब देना ट्रूडो के लिए आसान नहीं है। कनाडा में हिंदुओं पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? मंदिरों में खालिस्तानी समर्थक किसके इशारे पर तोड़फोड़ कर रहे हैं? उपद्रव मचा रहे खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा सरकार सख्त क्यों नहीं है? क्या हिंदुओं पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब ट्रूडो शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे है जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। हिंदुओं पर हमले के पीछे है वोट बैंक का चक्कर। ट्रूडो की इस राजनीति के चक्कर में कनाडा हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। यह भी दीगर है कि जस्टिन ट्रूडो ने 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन हिंदुओं के बीच पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी दी थी। भरोसा दिलाया था कि हिंदू सुरक्षित हैं। यह वीडियो ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। एक तरफ ट्रूडो की यह तस्वीर सामने आई, दूसरी तरफ ट्रूडो के आश्वासन के बाद भी ब्रैम्पटन शहर के मंदिर पर हमला हो गया। पुलिस की मौजूदगी में भी खालिस्तान समर्थक मंदिर में घुस गए, हिंदुओं को लाठी डंडे से पीटा। लेकिन 3 दिनों में सिर्फ 2 घटनाएं ही हिंदुओं की हालत बताने के लिए काफी नहीं है। आइए कनाडा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करते हैं। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। यानी हिंदू मंदिरों पर बार बार हमले हो रहे हैं और ट्रूडो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या खामोश रहकर खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि रविवार की वारदात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में हिंदुओं पर हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री ने भी हिंसा की निंदा की। कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ट्रूडो सरकार की है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रूडो की मंशा पर सवाल है। यह सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ा है। इसी राजनीति के चक्कर में कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है और वहां रहने वाले हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का ढाका मॉडल और हिंदुओं पर बढ़ते हमले की देश के सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की। आज सारा देश ऐसे भारत विरोधियों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन खालिस्तानियों को सबक सिखाने की जगह प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा चुनाव में भारत विरोधियों का वोट बटोरने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। उन्होंने ट्वीट करके बोला है, मित्र डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बात हुई। ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर काम करने के लिए मैं उत्सुक हूं। भारत अमेरिका संबंधों को और भी मजबूत करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा।